हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है स्वातंत्र मात्रा, या यूँ कह सकते हैं उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम। दोस्तों, आज हम यहाँ पे ये बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, और ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टास्क यानी एक टॉपिक होता है जिसको विद्यार्थी बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी उनको देखने को मिलता है। इसलिए उसके सलूशन के लिए हम कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि सांख्यिकीय विश्लेषण में जो स्वातंत्र की मात्रा यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी ज्ञान एक आवश्यक बिंदु होता है। ठीक है। अब स्वातंत्र मात्रा से तात्पर्य क्या होता है, इसी बात को आपको अच्छे से समझना है। इसका तात्पर्य यह होता है कि प्राप्तांकों को स्वतंत्र रूप से परिवर्तित यानी फ्रीडम टू वैरी। इसका मतलब होता है फ्रीडम टू वैरी, मतलब हम समय समय पे उसकी स्वतंत्रता को वैरी करा सकें। ठीक है। स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होने से होता है, होने से होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए मित्रों। स्वतंत्र मात्रा यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, इसका तात्पर्य होता है कि जो प्राप्तांक हमारे पास होते हैं, स्कोर्स होते हैं या डाटा होते हैं, को हम स्वतंत्र रूप से कितने प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं या किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, यानी फ्रीडम टू वैरी कितने तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसी से उसका अनुमान या संबंधन लगाया जाता है। ठीक है। अब उदाहरण के तौर से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण की हम बात करते हैं। उदाहरण, अब ध्यान से मित्रों आप इस बात को समझिएगा। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे समझ सकते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम 6 प्राप्तांक हमारे पास हैं। कितने? 6 स्कोर्स हैं, यानी 6 प्राप्तांक हमारे पास हैं। अब किसी की भी स्कोर हो सकते हैं। ठीक है। और इन सभी 6 प्राप्तांकों का माध्य, इन सारे 6 प्राप्तांकों का माध्य कितना है? अब ध्यान समझिएगा। सपोज हमारे पास माध्य 10 है। ठीक है। माध्य मतलब मीन हमारे पास 10 है। ठीक। तो ऐसी परिस्थिति में जो छठा प्राप्तांक बाकी 5 प्राप्तांकों के साथ मिलकर इस तरह का समायोजन करता है, यह करेगा कि माध्य हमेशा 10 ही हो। ध्यान से समझिएगा। ठीक। यानी छठा जो प्राप्तांक है, यानी 6th जो प्राप्तांक या स्कोर है, वो इस तरीके से अपने आप को समायोजित करेगा, अपने आप को ऐसा समायोजित करेगा पहले के 5 प्राप्तांकों के साथ, कि उसका मध्यमान यानी मीन हमेशा कितना हो? 10 ही हो, 10 के अलावा ना हो। ठीक है। तो अब जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 5 प्राप्तांक कुछ इस प्रकार से हैं। 5 प्राप्तांक हमारे पास कुछ इस प्रकार से हैं, 10, 12 और है 18 और है 31। ठीक है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 10, 12, 18 और एक 13 कर लीजिए। ठीक है। अब ये 5 प्राप्तांक हमारे पास हैं। अब ऐसी परिस्थिति में माध्य को 10 होने के लिए, अब जैसे इनको हम मध्यमान क्या होता है, सारे अंकों प्राप्तांकों को जोड़ करके उतने नंबर से भाग दे देते हैं तो हमारा मध्यमान निकल आता है। तो अब यहाँ पे इसके जो मध्यमान है यानी माध्य उसका 10 होने के लिए अब जो छठा प्राप्तांक है, छठा प्राप्तांक होने के लिए क्या होना पड़ेगा?
अब छठा प्राप्तांक को अवश्य रूप से ही 4 होना पड़ेगा, यानी आप इसको जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, यानी छठा प्राप्तांक यानी x हमारे पास सपोज है, तो छठा प्राप्तांक क्या होना, अभी 6 को अब 10 मध्यमान लाने के लिए इसको अपने से समायोजित करना पड़ेगा। तो अगर हम छठे यानी x का मान अगर हम 4 ले लेते हैं, छठा प्राप्तांक हम 4 ले लेते हैं, तो हम अगर सबको जोड़ करके 10, 12, 18, 31, 13, 4 अब सबको जोड़ करके हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा मध्यमान हमेशा क्या मिल जाएगा, वो 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप 5 प्राप्तांक अपनी तरफ से स्वतंत्र रूप से सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 प्राप्तांक आप अपनी तरफ से स्वतंत्र रूप से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन छठा प्राप्तांक इन पांचों प्राप्तांक पे क्या होता है, डिपेंड कर जाता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 10 ही आएगा अगर x की जगह पे 4 रखेंगे। तो यानी जो 5 प्राप्तांक है वो स्वतंत्र होता है, जो छठा प्राप्तांक है इसमें x वो डिपेंड हो जाता है पहले के 5 प्राप्तांकों के ऊपर। तो इस तरीके से आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, जैसे हमारे पास अगर n प्राप्तांक हैं, यानी n प्राप्तांक आपके पास दिए गए हैं, तो n प्राप्तांक प्राप्त होने के बाद इसके पास कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सपोज इसका हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम सबसे पहले df से डिनोट करते हैं, और df निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n में से हम किसी एक प्राप्तांक को माइनस कर देंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास इवेल्युएट हो जाता है। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत आप ये समझिए कि यहाँ पे जो एक प्राप्तांक होगा, यानी एक कोई भी प्राप्तांक हो सकता है, एक जो प्राप्तांक होगा वो जो है डिपेंड करने लगता है अपने से, डिपेंड करने लगता है कितने प्राप्तांकों पे, n-1 प्राप्तांकों पे वो जो एक प्राप्तांक है क्या करने लगता है, डिपेंड होने लगता है। तो जितने प्राप्तांकों पे कोई एक प्राप्तांक डिपेंड करता है वही उसकी क्या कहलाती है मित्रों, वो df यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। इसको अगर गणितीय भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास कोई भी, थोड़ा गणितीय भाषा में आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन है, सपोज x1, x2, डॉट इसमें सपोज xn बराबर 0 है। ठीक है, तो अगर यानी हमारे पास यहाँ पे n कोऑर्डिनेट्स हैं x1, x2, xn, तो यहाँ पे हमारे x1, x2 डॉट xn ये हमारे वेरिएबल्स हैं, ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। तो इसमें हम किसी एक वेरिएबल, सपोज हम xn को हम लेफ़्ट साइड करके बाकी सारे वेरिएबल्स को राइट साइड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास वो फंक्शन आ गया स्मॉल f ऑफ x1, x2, तो ये कितने वेरिएबल राइट साइड में जाएंगे, xn तो लेफ़्ट साइड हो गया, n-1 टाइम, यानी xn-1 टाइम गया। तो यानी जो xn हुआ वो कितने वेरिएबल पर डिपेंड करता हुआ नज़र आ रहा है, n-1 वेरिएबल्स पे डिपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मित्रों, n-1 हो जाएगा। अगर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल सिंगल रिस्ट्रिक्शन पे बात कर रहे हैं, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा मित्रों n-1 हो जाएगा। अब यहीं पे, अब इसमें आप कोई भी एक वेरिएबल अगर x1 लेफ़्ट साइड में रखते हैं तब भी राइट साइड में n-1 वेरिएबल्स होंगे, अगर x2 लेफ़्ट साइड में रखते हैं तब भी राइट साइड में आपके n-1 ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे। तो यानी जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अब देखो यहाँ पे x1, x2, x3 डॉट कितने xn-1, ये जितने भी वेरिएबल्स दिख रहे हैं सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी स्वतंत्र वेरिएबल, स्वतंत्र चर हमारे होते हैं। तो कितने स्वतंत्र चर होते हैं वही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। इज़ इट क्लियर? तो इसलिए हमारे पास अगर n वेरिएबल्स हैं और केवल सिंगल रिस्ट्रिक्शन पे काम कर रहे हैं तो उसमें n-1 उसके कितने हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। अब दूसरी बात थोड़ी सी हम यहाँ पे जानकारी देना चाहेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप अगर रिस्ट्रिक्शन बढ़ाते चले जाते हैं
अगर रिस्ट्रिक्शन, इस बात को ध्यान से रखिएगा, अगर एक रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं और अगर सिंगल रिस्ट्रिक्शन है, अगर एक रिस्ट्रिक्शन है तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा n-1 हो जाएगा। अगर रिस्ट्रिक्शन आपके पास 2 हो गया तो यानी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, n-2 हो गया। अगर रिस्ट्रिक्शन आपके 3 हो गए प्रतिबंध, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, n-3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रिस्ट्रिक्शन आपके k हो गए तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाए, n-k हो जाएगा। आई होप इस बात को समझ पा गए होंगे। और अलग अलग जब सांख्यिकीय स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग पैरामीटर यानी प्राचल का आकलन एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है तो स्वतंत्र की मात्रा यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या रखे गए प्रतिबंधों पर निर्भर करता है। मित्रों ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी आप प्रतिबंधन आगे लगाते जाएंगे उतने उसमें से उसका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम नाश होता चला जाता है, यानी वो कम होता चला जाता है, संख्या घटती चली जाती है। ठीक है, तो अलग अलग सांख्यिकी पर अलग अलग हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स प्राप्त होते हैं। तो आई होप डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, थोड़ा बहुत भी आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मित्रों जय हिंद।